सब लोग को तो ये पता रहना चाहिए कि स्नेक्स तो दूध पीते नहीं है। सिर्फ स्लॉटर हाउस में एक रूल है, जो एक एनिमल दूसरे एनिमल को नहीं देखना है, उसको स्टनिंग करना है। इज देयर टू टेक द कंप्लेंट, आपको कंप्लेंट करना है। कुत्ता पालना चाहता है कोई भी आम इंसान, तो क्या क्या प्रिकॉशंस से फॉलो करना चाहिए? उसके पैदा होने के कितने दिन बाद एक कुत्ते को लेना चाहिए? 8 वीक्स के बाद ही आपको पपी लेना है। हेलो दोस्तों, मैं साक्षी ठाकुर और आप देख रहे हैं आधान हिंदी। आपको पता है कि आज मेरे साथ कौन है? मेरे साथ हैं डॉक्टर। हाँ, डॉक्टर, पर वो डॉक्टर नहीं जो इंसानों की बीमारियों को देखते हैं। इंसानों की बीमारियों को देखते हैं तो वो रुपए देते हैं। ये वो डॉक्टर हैं जिन्हें रुपए की वैल्यू भी नहीं पता, जिन्हें ये नहीं पता कि रुपए से हमारा इलाज होता है। इवन उन्हें ये तक नहीं पता कि हमारे डॉक्टर्स भी होते हैं। जी हाँ, ये है वेटरनरी डॉक्टर, डॉक्टर लक्ष्मी। अगर नॉर्मल भाषा में बोलूँ तो जानवरों की डॉक्टर। इनकी जर्नी बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है। 4th क्लास में थी तब इन्होंने डिसाइड किया था कि मुझे वेटरनरी डॉक्टर बनना है। इवन ये भी नहीं पता कि इसका करियर क्या है, फ्यूचर क्या होगा, किस तरह से जाना है, क्या स्टडी करने, कुछ नहीं पता। बस ये पता था कि मुझे जानवरों से प्यार है और जानवरों की देखरेख के लिए जो भी डॉक्टर बनना होगा मैं वो बनना चाहती हूँ। हेलो मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच। मैम, जब मुझे पता पड़ा कि लक्ष्मी मैम आ रही हैं, डॉक्टर लक्ष्मी मैम, और जब पता पड़ा वो डॉक्टर हैं, बट जब मुझे पता पड़ा वेटरनरी डॉक्टर हैं, तो आई वाज अरे इन एनिमल्स की सेवा के लिए और स्पेशली इस फील्ड में जाना, ये हर कोई नहीं सोचता मैम। बहुत ही ऐसे बहुत कम लोग सोचते हैं इसके बारे में। आप उन लोगों के लिए उन लोगों का ऑपरेशन करती हैं, उन लोगों की टेक केयर करती हैं जिन्हें रुपए की वैल्यू नहीं पता। Correct. और जिन्हें ये भी नहीं पता कि हमारे लिए डॉक्टर्स भी होते हैं। हाँ। आप स्पेशली इस फील्ड में आई, सो मैं आपकी जर्नी जानना चाहती हूँ कि इसकी शुरुआत कैसे हुई और आप स्पेशली इस फील्ड में ही क्यों आए? एक्चुअली मुझे भी पता नहीं है। मैं क्लास 4 में मुझे मेरे क्लासमेट्स बताते थे मुझे कि मुझे क्लास 4 में ही वेटनरी डॉक्टर बनना था। हाँ, क्योंकि मैं तो एक सिंगल चाइल्ड हूँ और मेरे जो कंपनी ने जूडी करके एक जर्मन शेफर्ड, जो मैं हद करके मैं घर लेके आई, क्योंकि मेरे मदर तो है, मैं तो बहुत ऑर्थोडॉक्स फैमिली से आई हूँ जहाँ पर डॉग्स अलाउड नहीं है। तो ब्राह्मण फैमिली में डॉग्स जैसे अलाउड नहीं था हमारे पास में। हाँ, तो और मेरे ग्रैंडफादर तो पंडित थे, तो वहाँ पर तो बिल्कुल ही अलाउड नहीं है अंदर। हाँ। जानवर हो तो काउज होंगे। मैंने बहुत जिद करके मैंने जूडी को मैंने घर लेके आया। और उसके बाद से मेरी तो वो बहन बन गई। और जब जूडी का सर्जरी हुआ, गवर्नमेंट हॉस्पिटल लेके गए हो, उन दिनों में तो मैं बोल रही हूँ करीब 50 साल वाली बात है ये। सो जब था ना, फैसिलिटीज ऐसे कोई अच्छे वाले फैसिलिटीज नहीं थे ना, तो वहाँ पर लेके गए। और उस दिन ऑपरेशन हुआ, अगले दिन मैं गई, उसको देखा मैंने, पिंजरे में, छोटे से पिंजरे में थी वो। और 3-4 दिन के बाद वो वापस घर नहीं आई। हाँ, तो मेरे मदर ने, ऑफ कोर्स तब तो मैं छोटी थी, मुझे कुछ और स्टोरी बता दिया। मगर बाद में मुझे पता चला कि वो कुछ उसको प्रॉब्लम हो गया, वो तो मर गई। एंड मैं आई थिंक वो वाला बहुत मुझे हर्ट किया। मैंने सोचा कि मेरा जो आइडियोलॉजी है अभी भी है, मुझे कुछ चेंज चाहिए तो वो मुझे चेंज लेके आना है। मैं खुद ना करूँ तो मुझे सेटिस्फाई भी नहीं होता है कि और कोई करे। मुझे खुद करना होता है। अच्छा मैम, जब आप उसको लेके आए थे, आपने बोला था कि फैमिली में कोई पसंद नहीं कर रहे थे, जैसे कि मम्मी पापा, ग्रैंडफादर नहीं पसंद करते थे, तो वो जब आप लेके आए, कहाँ से लेके आए और किस तरह से घर का माहौल था उस टाइम पे? हाँ, तो एक्चुअली मेरे जो मामा है, मेरे मदर के जो कजिन ब्रदर हैं, उनका बड़ा फैक्ट्री था। और वो फैक्ट्री के लिए, गार्डिंग के लिए जर्मन शेपर्ड्स लेके आए थे। तो वो जर्मन शेपर्ड थी। एंड वहाँ पर वो मुझे लेके जाते थे क्योंकि मुझे बेहद पसंद था एनिमल्स का। तो मदर कभी भी मैं जिद करती थी कि फैक्ट्री लेके जाएं, तो वहाँ पर जाकर के मैंने देखा कि ये लिटर ऑफ पपीज हैं, तो वही तो जिद करके वहाँ से मैं उठा के लेके आई। क्योंकि उसके पहले तो
क्योंकि मैं जो भी रोड में जैसे बकरी जाती थी तो बकरी उठा लेती रहती, मैं किसी और के जो किसी मेरे नेबर वाला कुत्ता लेके आई थी, तो ऐसे करके मैं रोज ना कुछ एनिमल लेके आई थी। तो मेरे मदर तो तंग आ गए, बोला कि चलो ठीक है तुम्हारा खुद का लगा लो, किसी और का मत लेके आओ। और ऐसा करके लेके आए अंदर। कल लड़ाई भी हो सकती थी ना मैम। और बहुत एक्चुअली ये मेन चीज क्या है कि मैं वेटनरी डॉक्टर बनने के बाद तब तक तो मेरे पास मेल डॉग्स ही थे। उसके बाद जूली के बाद मेरे पास जो डॉग्स आए, जो भी मेरे पास मेल डॉग्स ही थे, फीमेल डॉग्स कभी नहीं थे। तो मैं बहुत रेस्क्यूज करती थी, बचपन से ही ऐसा शौक था। बचपन से ही? हाँ, उन दोनों में बैलगाड़ियाँ होती थी ना, ज्यादा उसको लोड लगा कर लेके जाती थी, तो मैं गाड़ी को रोक करके बाहर निकल के उनसे लड़ाई कर लेती थी। तो ऐसे करके बहुत मैं लड़ाकू तो बचपन से ही। अच्छा, तो बचपन से आपको प्यार था हर एनिमल से? हाँ, मेरे पेरेंट्स तो गिव अप कर दिए मेरे ऊपर कि चलो जो भी करना चाहती है करने दे, क्योंकि मैं तो जिद से बैठ गई कि मुझे वेटनरी डॉक्टर बनना है। तो ये डिसाइड कब करा आपने वेटनरी डॉक्टर? मैं 4th क्लास में। हाँ, और मेरे क्लासमेट अभी भी मेरे फ्रेंड्स हैं। 4th वाले? हाँ, 4th वाले क्लास में। ग्रेट। हाँ, तो वो बताते, तो वो चिढ़ाना भी अलग था। अभी भी मुझे बोलते हैं ना, अरे लक्ष्मी वाली पेशेंट जा रहा है ये देखो, क्योंकि उसका ना वो कुत्ता बिल्ली या गधा कुछ करने को नहीं थे, अरे लक्ष्मी वाला पेशेंट जा रहा है करके। तो ऐसे करके लोगों का नाम मेरा नाम से ये जुड़ा करके डायरेक्टली नहीं बोल पाते कि अरे वो तो गधा जा रहा है, ऐसे करके तो ये लक्ष्मी वाला पेशेंट जा रहा है इधर करके। मेरे ग्रैंडफादर जो है वो तो सोच बैठे कि चलो इसकी बचपन वाली जिद है, उसके बाद से ना जिद को छुड़ा देंगे। उसके बाद से जरा सा दिमाग में कुछ ना कुछ इसको सेंस लगाएंगे। हाँ, और कुछ और कर जाएगी ये, मगर वो तो ऑपोजिट निकला। एंड क्योंकि मेरे फैमिली में मेरे फादर तो सीए थे, मेरे मदर तो डबल पीएचडी केमिस्ट बायोकेमिस्ट, शी वाज आल्सो एन इन्वेंटर। तो इंजीनियर बैकग्राउंड पूरा एजुकेटेड। हाँ, एजुकेटेड सारे इंजीनियर्स हो या सीए हो या ऐसे साइंटिस्ट हो, ऐसे करके बैकग्राउंड था। ऑलरेडी सब बिजी रहेंगे, वो कहाँ पेट्स को संभाल पाते होंगे। और उनको पेट्स में उतना इंटरेस्ट भी नहीं था। और मैं निकल आई, मैं तो वेटनरी डॉक्टर। तो मेरे ग्रैंडफादर बुलाए और एक दिन मुझे बिठाया उन्होंने। किस उम्र की बात कर रहे हैं? मैं तो अभी 8th क्लास की बात कर रही हूँ। क्योंकि मेरे फादर जब तक क्या हो गया था, मेरे फादर एक्चुअली उनको डायबिटीज थी और उन दिनों में ज़्यादा अच्छे से ट्रीटमेंट नहीं हो पाती थी, क्योंकि रीनल फेलियर हो गया। सो जब मैं 8th क्लास में मेरे फादर का देहांत हो गया, गुजर गए। तो मैं और मेरे मदर ही थे, और तो सारा फैमिली बहुत ही परेशान था हमारे हालत के ऊपर, स्पेशली मेरे डिसीजंस के ऊपर। क्योंकि एटलीस्ट अच्छे से करियर में मैं जाऊं और कुछ तो बनूं। मैं ऐसे उटपटांग करियर मैंने चूज कर लिया, तो मेरा फ्यूचर क्या होगा, शादी कहाँ कौन करेगा मेरे से, ये सब उठती है ना कि लड़की है उसको वेटनरी डॉक्टर बनना चाहती है, तुम्हारे साथ शादी कौन करेगा। बिल्कुल है ना। और मुझे बिठाए उन्होंने और बोला, बेटा देखो ज़रा सा ये जिद छोड़ो, क्या है कि आपको ना, आप अगर वेटनरी डॉक्टर बनोगे तो सामने वाले दरवाजे से आपको कोई अंदर भी नहीं बुलाएगा गेस्ट जैसे। आपको ना चाय भी सामने वाले ड्राइंग रूम में पिलाएगा नहीं, क्योंकि क्या है आपका पूरा प्रोफेशन ही बैकडोर वाला प्रोफेशन है। ये जो गाय के जो जोड़ी होती थी ना, पीछे वाली जो लगाते थे ना गायों को, तो आपको पीछे वाले रास्ते से लेके जाएंगे। और आपका प्रोफेशन भी पीछे से ही सब कुछ एग्जामिनेशन होता है हमारा। आपने तो देखा होगा गायों का टेम्परेचर भी हम लोग पीछे से लेते हैं, एग्जामिनेशन भी पीछे से करते हैं। तो वो बोलने लगे, देखो आप वाले पिछवाड़े वाला प्रोफेशन हो जाएगा, सॉरी टू से, ऐसे है ना। हाँ, तो कोई आपको वहां से लेके जाएंगे और वहां से हाथ धुलवा देंगे और ऐसे रवाना करा देंगे। कोई आपको ना अंदर ड्राइंग रूम में बिठा करके एक कप कॉफी भी नहीं पिलाएगा। हाँ, और क्योंकि भैंस गायों वगैरह को सब घर के पीछे ही बांधते हैं। हाँ, पीछे ही बांधते हैं, अलग एरिया रहता है, तो किसी को पता भी नहीं चलता है कि डॉक्टर आया हुआ है, कोई आया है। तो ऐसे वाले प्रोफेशन में जाना चाहते हो आप, जरा सोचा करो। तो
और कौन शादी करेगा, यू नो हमको बहुत मुश्किल हो जाएगा पहले मैंने बोला। तो अच्छा इंटरेस्टिंग, 12th में आपने क्या लिया था? एक होता है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, वो फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी लिया, बायोलॉजी लिए थे आपने? हाँ। तो वहाँ पर भी ऐसे ही है कि मेरा सारा क्लास में वो जो फिजिक्स टीचर होते थे, हाँ। तो वो यू नो वो 72-75 वाली बैच, बड़ी बैच होती थी ना, तो वहाँ पर वो लोगों ने वो उसने एक बार बोला, फिजिक्स वाला आदमी, वो टीचर ने बोला कि चलो आप लोग को ना मेडिसिन में ही सीट चाहिए ना आप लोगों को, सब लोगों ने किन, तो सब लोगों ने बोला, मैंने बोला मेरा हैंड रेस करके मैंने बोला मुझे मेडिसिन में नहीं चाहिए सीट। तो क्यों आई हो यहाँ पर? ओके 12th क्लास में? हाँ 12th क्लास में। ओके। क्योंकि हर किसी को यहाँ पे मैं डॉक्टर बनना है ना करके उन्होंने पूछा, हाँ। तो मैंने मेरा हैंड उठा करके मैंने बोला डॉक्टर नहीं बनना, नहीं बनना, मुझे मेडिसिन डॉक्टर क्या बनना है आपको? मुझे वेटरनरियन बनना है। वो लोगों ने ऐसा पूरे सारे वो तो ये क्या होता है, उन्होंने ये बोला ये होता क्या है? उस टाइम में कोई भी नहीं जानता था वो होता क्या है करके उन्होंने पूछा। एंड मैंने बोला आप तो खड़े फिजिक्स टीचर, हाँ। आपको तो ये पता रहना चाहिए ना कि वेटरनरी ऐसा भी एक सब्जेक्ट, हाँ। है। तब तक तो मुझे बहुत मजा आ रहा था कि मैं अलग वाला प्रोफेशन चूज कर रही थी। डिफरेंट था मैम, कोई सोचता भी नहीं था उस टाइम पे कि सीरियसली इनकी भी कोई देख-रेख करते हैं वगैरह, इतने स्पेशल जा सकते हैं करके। हाँ, मुझे तो तब तो मजा आने लगा कि चलो मैं कुछ अलग कर रही हूँ। मुझे ऐसा सोच भी नहीं था कि मैं वेटरनरियन हो करके मैं क्या करूँ फ्यूचर में। मुझे उसकी कोई चिंता नहीं थी, बस बनना था बस। मुझे उसके बाद मैं क्या करूंगी, उसका गवर्नमेंट जॉब है, प्राइवेट जॉब है, मुझे उसका कोई नॉलेज आगे की नहीं पता थी, बस ये डॉक्टर बनना है, वेटरनरी डॉक्टर बनना है बस, और क्या। वेटरनरी कॉलेज आप जाएंगे, हाँ। अभी कभी विजिट करने से आपको डेयरी फार्म मिलेगा, पोल्ट्री फार्म मिलेगा, आपको एग्रीकल्चर से उनका हाँ रिलेशन नहीं, तो हमारा हाँ तो बड़े फार्म्स है ना, हाँ। और जो डेयरी फार्म पोल्ट्री फार्म सारे वेटरनरी कॉलेज में रहना चाहिए। तो हमारा जैसे एक जगह मिनी जू, अभी बहुत ही इंटरेस्टिंग डेयरी टेक्नोलॉजी जैसे वेटरनरियन है। हमारा सिर्फ मेडिसिन सब्जेक्ट नहीं होता है, हमारा बहुत ही मुश्किल सब्जेक्ट है ये। 5.5 years जो है बहुत मोस्ट चैलेंजिंग प्रोफेशन मैं कह सकती हूँ, क्योंकि स्पेशली वेटरनरी और पूरे डॉक्टर फील्ड में नहीं, हाँ पूरे डॉक्टर फील्ड में मुझे पता नहीं, बाकी के फील्ड में तो पता नहीं है, क्योंकि मुझे तो वेटरनरी फील्ड में तो मैं बोल सकती हूँ, क्योंकि हमको ना पैरा क्लिनिकल सब्जेक्ट्स जो हैं, जैसे बायोकेमिस्ट्री, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, ये सब पढ़ना होता है। फिर साथ में हमको जेनेटिक्स, न्यूट्रिशन, पोल्ट्री साइंस, फिशरी साइंस, पिगरी साइंस, डेयरी साइंस, डेयरी टेक्नोलॉजी, ओके, एंड हेल्थ एंड फीड टेक्नोलॉजी, फूड टेक्नोलॉजी, फीड कैसे प्रिपेयर करें, जो भी एनिमल रिलेटेड है हम वेटरनरियंस को सारा ही हमको नॉलेज रहना चाहिए। एंड उसके अलावा हमको मेडिसिन, एंड मेडिसिन में 5 किस्म के एनिमल्स का हमको पढ़ना पड़ता है, क्योंकि जैसे एग्जांपल्स हैं, हमको ना शीप एंड गोट जैसे बकरी वाले, देन काउस, ओके, एंड हमारा फिश, पोल्ट्री, फिश आल्सो, हाँ फिश, क्योंकि फिशरी साइंस भी होता है, हाँ, है ना, तो पोल्ट्री साइंस है, एंड देन हमारा कैट एंड डॉग्स जैसे, एंड पोल्ट्री जैसे। फिशरी साइंस ज़्यादा तो इट डिपेंड्स, जैसे आप बीकानेर जैसे राजस्थान जाओ तो आपको कैमल के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आप अगर केरला जाएंगे तो एलिफेंट्स के बारे में पढ़ना पड़ेगा। जो एनिमल वहाँ पर ज़्यादातर उसको सिक होते हैं, हाँ। उसके बारे में जैसे तो जैसे आप अगर गोवा का कॉलेज में जाएंगे तो फिशरी साइंस को और इम्पोर्टेंस देंगे, क्योंकि वहाँ पर फिश फार्मिंग बहुत होता है ना, स्टेट के हिसाब से होता है, क्योंकि हमको ना फार्मर को हेल्प करना है। तो इतने सारे एनिमल्स का एनाटॉमी, सारे सब्जेक्ट्स पढ़ना है हमको, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, सारे मेडिसिन एंड सर्जरी, फार्माकोलॉजी, हर एक चीज तो बहुत डीपली है, बिल्कुल। हाँ, एंड हमको एग्रोनॉमी, एग्रीकल्चर, क्योंकि उनका फीड कैसे उगाए, क्योंकि जो फार्मर है उसको खाद कैसे दे, हाँ। तो उसके बारे में भी पढ़ना पड़ता है हमको। सीख होती है, बहुत वाइड बेस होती है, बहुत इंटरेस्टिंग होता है हमारा। ये तो इंटरेस्टिंग हाँ। लग रहा है।
जहाँ से ट्रांसपोर्ट है, जैसे बैलगाड़ियाँ हैं, जहाँ से आपको दूध आता है, ऑल योर फूड आइटम्स आता है, एंड देन आपके क्लोथिंग जैसे वूल वगैरह होता है, बिल्कुल है ना। आपके जो फार्मास्यूटिकल्स हैं वहाँ पर एनिमल एक्सपेरिमेंटेशन होता ही है, वो तो है ना। एग्रीकल्चर में ज़रूरत होती है, हर चीज़ में जहाँ पर एनिमल इन्वॉल्व होता है वहाँ पर एक वेटरिनरियन होता है। तो हम लोग फोरफ्रंट में नहीं है, ह्यूमन जिंदगी में हम लोग पीछे हैं। अच्छा मैम, आप स्पेशली कैट और डॉग्स के लिए स्पेशलिस्ट हैं। सो आपने बहुत सारी सर्जरी वगैरह की है, तो सर्जरी आप कौन कौन सी सर्जरी करते हैं और डॉग्स को कितनी तरह की बीमारी होती है? एक्चुअली डॉग्स और कैट्स जो है ह्यूमन से अलग नहीं है। हम लोग ह्यूमंस भी एनिमल्स हैं, हम ह्यूमन एनिमल हैं। यस। तो जो भी हमारे हमको जो डिजीज होते हैं ना, उनको वही डिजीज होती है। सेम? हाँ, सेम डिजीज होती है ना। उनको डायबिटीज होता है, कैंसर होता है, उनको फ्रैक्चर्स होते हैं, सारे जो एक्चुअली जो वायरसेस जो होते हैं, जो डिजीज बैक्टीरिया, उनमें जो वायरस जैसे प्रॉब्लम क्रिएट करता है वो अलग हो सकती है। क्योंकि जैसे ले लीजिए डिस्टेम्पर वायरस, डिस्टेम्पर तो आपको डॉग में होगा, ह्यूमन में नहीं आएगा। जैसे ह्यूमन वाला जैसे फ्लू वायरस है, सम फ्लू वायरसेस जैसे ह्यूमन को होता है, डॉग्स में नहीं होता है, कैट में नहीं होता है। तो यही जो पर्टिकुलरली वायरल डिजीजेस जो है, क्योंकि उनका जो होस्ट जो होता है वो अलग अलग होती है, मगर जनरली देखा जाने से वायरल डिजीज, बैक्टीरियल डिजीज, फंगल डिजीज एंड मेटाबॉलिक डिजीज, जैसे बोलते हैं डायबिटीज, थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म, स्किन डिजीज, डेंटल डिजीज, फ्रैक्चर्स, कैंसर्स, सारे ही होते हैं क्योंकि सारे ही सेम ऑर्गन्स हैं ना वहाँ पर। और जो भी जिसमें भी जान है उसको डिजीज होने का चांस है। कैट और डॉग्स में भी होते हैं, मतलब सारे एनिमल्स में सब कुछ होता है? सब कुछ होता है। ओके। हाँ, क्यों? मगर उनको जैसे पार्वो वायरस है, डॉग्स में पार्वो वायरस है, ह्यूमन में नहीं होगा। ऐसे करके जरा अलग वायरसेस है, डिस्टेम्पर, पार्वो, लेप्टोस्पायरा। लेप्टोस्पायरा ऑफ कोर्स बैक्टीरियम होता है, बट ऐसे रेबीज है। ओके मैम, रेबीज की आप बात करें मैम, ऐसा क्यों कि अगर रेबिश हो गया किसी इंसान को किसी डॉग से, तो उसका ट्रीटमेंट मेरे को जितना आइडिया है कि शायद अभी तक नहीं है। करेक्ट है। एक्चुअली वायरसेस को ट्रीटमेंट नहीं है, बट कुछ वायरस के ट्रीटमेंट्स होते हैं, बट स्पेशली रेबिश क्यों? बहुत कम वायरसेस की ट्रीटमेंट होती है। रेबीज से अफेक्टेड वाला कुत्ता हो, अगर वो उसने आपके कुत्ते को काटा, नहीं तो उसने आपको काटा, तभी आपको रेबीज होगा। ऐसे पालतू कुत्ता काट लिया तो रेबीज नहीं होगा आपको, क्योंकि वो ऑलरेडी वैक्सीनेटेड है। तो ये डॉग्स को रेबीज आता कहाँ से है? हाँ, तो ये वाइल्ड, तो वहाँ से तो कहाँ से आता है? रेबीज जो है आपको वाइल्ड एनिमल्स में होता है, जहाँ पे वैक्सीनेशन नहीं है। वो एनिमल ने हमारा पालतू कुत्ता को काटा, नहीं तो हमारे जो स्ट्रे एनिमल्स को काटा, तो उसको रेबीज हो सकता है। तो वो काटने से ही होता है, एंड वो बिहेवियर अलग ही होता है उनका। वो जैसे आपने, क्योंकि ब्रेन को अफेक्ट करता है वो। तो जैसे आपने वो रैबिट डॉग को आपने बुलाया, तो वो आपको रिकॉग्नाइज भी नहीं करेगा कि कोई बुला रहा है, उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा, वो रेस्पॉन्ड नहीं करेगा उसको। नहीं तो वो पागलों जैसे भौंकेगा, ऐसे घूमेगा, काटने को देखेगा, नॉर्मल डॉग्स की तरफ नहीं रहता है। रिसेंटली केस था, अभी भी नहीं है, लाइक लास्ट 4-6 मंथ बैक, एक बच्चे को एक कुत्ते ने काटा था, उसको रैबिस हो गया था। हाँ, वो ब्रेन का फीवर हो जाता है, बॉडी स्टिफ हो जाता है, स्वॉलोइंग प्रॉब्लम हो जाता है। वो एक आध बार पागलों के जैसे बिहेव कर सकते हैं या रिएक्ट भी नहीं करेंगे, तो ट्रीटमेंट बहुत मुश्किल से होता है, या ट्रीटमेंट भी नहीं होता है। बचाने का चांस नहीं है। सबसे ज्यादा बच्चे एनिमल्स को लव करते हैं, स्ट्रीट डॉग्स को भी प्यार करते हैं, हर एक बच्चों को कुछ नहीं पता, और वही बच्चे इफेक्टेड हो रहे हैं। हाँ, तो यही चीज है कि सब लोगों को अपना कम्युनिटी डॉग्स को वैक्सीनेशन करवाना चाहिए। क्योंकि मदर को अगर वैक्सीनेशन किया, उनके बच्चों को भी वही इम्यूनिटी आ जाता है। रेबीज की प्रॉब्लम स्पेशली डॉग्स में होती है, कैट्स में भी होता है ना, सेम रेबीज होता है, कैट्स में होता है, डॉग्स में हो सकता है, काउज में हो सकता है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स में, जैसे रैबिट डॉग या कैट ने काऊ को काटा, तो रेबीज काऊ में भी हो सकता है। हाँ, जो एनी वार्म ब्लडेड एनिमल में रेबीज हो सकता है। हाँ,
तो वो उसने काटा तो वार्म ब्लडेड, हम भी वार्म ब्लडेड एनिमल है, उसके लिए मैन को भी काटा तो मैन को रेबीज हो सकता है। तो और अगर मैम रेबीज हो रखा है और अगर वैक्सीनेशन करा दो तो क्या कंट्रोल हो जाएगा वो? नहीं, आपको तो इमीडिएटली आपको कि इमीडिएटली डॉग बाइट, अगर रैबिट डॉग बाइट हो तो इमीडिएटली बहुत सारा पानी से वॉशअप करना है वो जगह को, क्योंकि रेबीज जो है मर जाता है, रेबीज वायरस पानी के जिस प्लेन वाटर से मर जाएगा। आपको ऐसा बड़ा कुछ और जलाना करना ऐसा कुछ नहीं करना होगा, आपको सिर्फ काटा तो इमीडिएटली वॉश कर लो सोप से, रेगुलर सोप से पानी से अच्छे से धो लीजिए वो जगह को, और इमीडिएटली आप आपके डॉक्टर के पास जाइए जहाँ पर वो लोग इम्यूनोग्लोबुलिन देंगे आपको। इम्यूनोग्लोबुलिन जो है उसमें एंटीबॉडीज होते हैं जो रेबीज वायरस से फाइट कर सकता है। और मैम आपने वाइल्ड एनिमल्स भी देखे हैं, किस किस की सर्जरी की है आपने? तो लायन पे किए, मैंने लायन पे काम किया है, टाइगर पे एंड स्नेक्स, बहुत सारे स्नेक्स, पाइथन। मैम स्नेक्स पे किस तरह? जैसे नागपंचमी में बहुत सारा क्रूल्टी होता है नागपंचमी, सब लोगों को तो ये पता रहना चाहिए कि स्नेक्स तो दूध पीते नहीं है। अच्छा मैम, सच में ये एक अलग है ये कहानी। टीवी में दिखाया जाता है कि दूध रखिए नागपंचमी पे, वो दूध पियेंगे, पी के जाएंगे। इवन अब मुझे ऐसा डाउट हो रहा है, कभी कभी खबरें वायरल होती थी कि शिवलिंग पे आकर के नाग लग गया और दूध पी गया। हाँ। लाइक जब नाग दूध ही नहीं पीता तो वो खबर कहाँ से आ रही है? हाँ। हमारे जो सनातन धर्म में है, हाँ। वो जो विजुअलाइजेशंस हैं वो एक चीज़ है, कुछ और चीज़ बताने के लिए, मगर हम वो लोग लिटरली ले लेते हैं और हम लोग ऐसे करना शुरू कर देते हैं, नाग को दूध पिलाया जाए, नाग दूध पीता है करके। नाग को जो दूध है ना पचता ही नहीं है। उसको सिर्फ रॉ मीट बचता है। जैसे रैट खाएगा वो, और ये जैसे एग्स एंड छोटा चिकन ऐसा खा लेगा वो, वही उसका खाना है। बट मैम कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी एनिमल को रेस्क्यू कर रही हैं, बचा रही हैं उसकी जिंदगी, पर उसने उल्टा आप ही पे वार कर दिया? क्यों, डॉग्स ही को मेरे बार कितने बार डॉग्स काटा है मुझे, मेरे सर पे यहाँ पर पूरे मेरे ऊपर मार्क्स ही मार्क्स हैं। तो हाँ, तो बहुत सारा होता है, मगर क्यों? क्योंकि गुस्से में नहीं होता है, वो डिफेंस में करते हैं। उनको जैसे आपने बोला ना, उनको पता ही नहीं है कि हम लोग उनको अच्छा करने के लिए कर रहे हैं कुछ। एनिमल्स को रीड करना इजी है। सीरियसली? हाँ, ह्यूमंस ही कॉम्प्लिकेटेड है। वो जो बोलते हैं करते हैं और एनिमल जो है वो बोलते हैं वही करते हैं। मैम उसको रीड कैसे करते हैं? वो तो बॉडी लैंग्वेज है, बॉडी लैंग्वेज बस। तो ना आप पहचान जाते हैं वो क्या? हाँ, तो हमको वाइब जो मिल जाता है ना कि ऐसे ये गुस्से में है हमारे साथ, इसके साथ पंगा नहीं लेना चाहिए बस। ओके। हाँ, आई टू आई कांटेक्ट नहीं करना है कभी किसी भी एनिमल को, नहीं। एंड इवन ह्यूमन से हम लोग आई टू आई कांटेक्ट करने से देखिए यूजुअली तो बॉडी लैंग्वेज चेंज होता है ना। ऑफ कोर्स होता है। तो एंड विच आर द पार्ट्स टू टच एंड नॉट टू टच, ऐसे करके तो एक आध बार कुत्तों को सर पे करने से दैट डोमिनेंट एक्शन हो जाता है वो। तो ऐसे पेटिंग करते हैं तो नॉर्मली वो डोमिनेंट एक्शन, जैसे तो नीचे करके स्निफ करे, वो उसको अलाउ करना है कि मैं खड़े होती हूँ, वो अलाउ करके मुझे स्निफ करके चला जाएगा, चलो ठीक है, ये कुछ नहीं करेगी मुझे। हाँ, एक सबसे इंटरेस्टिंगली आपने 1992 में मास्टर की थी, उसके बाद आपने अपना क्लिनिक खोला। बट मैम उस टाइम पे लाइक 93 में आई थिंक आपने खोला था, एक साल बाद। 93, मगर 92 से ही मैंने शुरू कर दिया था। 93 में मैंने इनॉग्रेट कर लिया उसको, सीधे करके मैंने इनॉग्रेट कर लिया था। हाँ, तो स्पेशली 93 को पकड़ते, 1993। उस टाइम पे वेटरनरी डॉक्टर के बारे में कोई नहीं जानता इतना ज्यादा। हाँ, करेक्ट है। उस टाइम पे आपको क्या क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, कितने अमाउंट से आपने क्लिनिक खोला? एक ये रहता है कि जब हम कुछ खोलते तो हम लोग ये चाहत रखते हैं कि यार हमारे पेशेंट आने चाहिए, हमें इनकम सोर्सेज चाहिए। आपने जब अपना क्लिनिक खोला तो क्या टास्क थे आपके लिए स्पेशली? हाँ, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन आपने पूछा। एक्चुअली तो गवर्नमेंट जॉब जो इजीली मुझे मिल ही गया था तब। ओके, बट आपने उसे स्किप किया था क्या? हाँ, मैंने रिजाइन कर दिया। मैंने पहले डॉक्टर मैं प्रॉब्लली हूँ जिसने गवर्नमेंट जॉब को छोड़ दिया। और मैंने रिजाइन कर दिया उस दिनों में। तो मैं बहुत पहले तो बहुत खुश थी, क्योंकि लोग आते थे और फ्री में ट्रीटमेंट कर सकती थी मैं। यहाँ पर एक एनिमल आया है, एक्सरे मशीन पड़ा है,
उसको ना टेक्नीशियन है, ना एक्सरे फिल्म्स हैं, न तो कुछ ना कुछ रिपेयर हो है वहाँ पर। तो इतना बड़ा गैप है इन गवर्नमेंट सेक्टर, इन द गवर्नमेंट सेक्टर। और आप तब गवर्नमेंट मैं ज्वाइन करी थी क्योंकि मुझे ना, मैं गोल्ड मेडलिस्ट थी, सर्जन भी थी, तो मुझे प्राइमरी हॉस्पिटल यासीतरामबाग में डाला गया। तो मैंने, हम लोगों ने क्या किया, मेरे हस्बैंड भी गवर्नमेंट, आई मीन वेटरनरियन है, वी आर क्लासमेट्स एक्चुअली। हाँ, लव स्टोरी है, हाँ एब्सोल्युटली यस। तो एक्चुअली हम लोगों ने क्या किया, हमारा जो इंटर्नशिप का जो पैसा है, हम लोगों को तभी से था कि हमको अपना हॉस्पिटल खोलना है। तो इंटर्नशिप में हमको स्टाइपेंड मिलता था। तो हम लोग क्या 800 रुपीज मिलता था हमको। तो वो भी बहुत बड़ा रकम था। वो अच्छे से हम लोगों ने सेव किया और 5000 रुपीज सेव कर लिया। और तब हम लोगों ने सोचा चलो हमको हमारा क्लिनिक खोलना ही चाहिए। मेरे नेबर जो हैं डॉक्टर रागेश्वर रेड्डी ऑर्थोपेडिशियन थे, और उनके पास एक कुत्ता डोबरमैन था। वो तो बॉल खा गया, वो उल्टी कर रहा था वो। तो छोटी वाली बॉल, बड़ा बोला क्रिकेट बॉल। तो क्या था कि बोला ठीक है डॉक्टर साहब, हम इसका एक्सरे लेना पड़ेगा हमको। चलो ठीक है, एक्सरे कहाँ ले, क्योंकि मेरे पास तो तब क्लिनिक नहीं था। एंड गवर्नमेंट में तो मैंने बोला कि ऐसे यही हाल था कि कुछ भी काम नहीं करता था। हाँ, तो उन्होंने बोला क्यों ऐसे आप, यू नो व्हाई आर यू स्ट्रगलिंग। मैं तो ऑर्थोपेडिशियन हूँ, और मैं तो ऑर्थोपेडिशियन हूँ, मेरे अंडर में ही एक्सरे है, तो चलो वहाँ पर लेके चलते हैं टाइगर को, वहाँ पर एक्सरे करेंगे। ठीक है, हम लोग चले गए मेडिनोवा, वहाँ पर वो पंजगुट्टा में, और बहुत सारे पेशेंट्स थे वहाँ पर उनसे मिलने के लिए। तो वो लोग चौंक गए, ऐसे कुत्ता आ रहा है अंदर। हाँ, आकर के फिर ह्यूमन वाला था ना, कहीं और भी फैसिलिटी ही नहीं थे। तो लेके गए, फिर वहाँ पे एक्सरे करवा दिया उसको। तो जब बाहर आए, एक भी पेशेंट बाहर नहीं था। सारे लोग उनका पैसा वापस करके चले गए। वो लोगों ने बोला कि हमको ना जो कुत्ते वाला एक्सरे, वो कुत्ते वाला जो इंस्ट्रूमेंट यूज हुआ, साइकोलॉजी थी ना उस टाइम पे, तो हमको उसके ऊपर नहीं करना है। ऑफ कोर्स। तो वो लोग रिटर्न करके चले गए पैसों के। तो तब मुझे तब लगा कि कितना खराब है फैसिलिटीज। फ्री में ट्रीटमेंट ही सोचते थे, वेटरनरियंस फ्री में ही ट्रीटमेंट करना है। ओके, पैसे नहीं किसी को देने की, कोई देना नहीं चाहता था उनको देने के लिए। they didn't even think कि वेटरनरियंस need to be paid। ऐसा है कि यू नो चलो वेटरनरियन है, ट्रीटमेंट करना है, चलो जानवर पे क्या रुपए लगाना है, क्या रुपए लगाना है ऐसे करके। तो मैंने चार्ज किया एक बार। तो मेरे नेबर वो दूर से आई थी, मेरे मदर के फ्रेंड थे, तो मेरे मदर को फोन करके बोले कि ये क्या है, डॉक्टर लक्ष्मी ने 20 रुपया चार्ज किया मेरे डॉग को ट्रीटमेंट के लिए। ये थोड़ी होता है कि डॉग का ट्रीटमेंट के लिए पैसे कोई देगा, कैसे फ्री में रहते चाहिए ना, फ्री में ही तो होता है ना गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ये क्यों चार्ज कर रही है। तो मैंने तब तो, बिकॉज मैं तब से बहुत लड़ाकू थी पहले से ही वैसे लोगों से, तो मैंने वो आंटी तभी मैम आपने इसमें फतेह पाई है, वरना एनिमल्स को डील करना नॉर्मल तो नहीं है। मैंने ना उनको मैंने बोला, आंटी जी मैं आपको बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ, मगर मेरे भी पैसे लगे हैं ना, आपको तो स्टेराइल, तब तो स्टेराइल इंजेक्शन का कॉन्सेप्ट नहीं था, बॉयल करके देना था। तब तो मैं आई एम टॉकिंग 35-40 years ago ना, मेरा सर्विस का तो आपको प्रोफेशनल फीस तो देना ही है ना। मैं क्योंकि वो जो मैडम भी डॉक्टर थी, तो मैंने बोला एज ए ह्यूमन डॉक्टर थी ना, शी नेवर थॉट दैट वेटरनरियंस शुड बी पेड। तो डॉक्टर की पीड़ा नहीं समझ रही थी। तो मैंने बोला आपका पेशेंट आपको बिना पैसे दिए चले जाने से आपको कैसा लगेगा। तो उन्होंने बोला कि चलो ठीक है, चलो बहुत अच्छे, यू विल डू वेरी वेल, ये लो, यू शगुन करके पैसे दे करके दे गई। बाद में शिकायत मम्मी से भी करी। नहीं, मैं लड़ने के बाद तो मुझे मिला। मैंने बिल दे दिया, उन्होंने पैसे तो दे दिए। बदले में फोन कॉल हुआ ना मेरे मदर को कि ये क्या है, ये इसकी इतनी मजाल है कि ये क्या कि मुझे चार्ज कर रही है 20 रुपए। तो वैसे करके शुरू यही चैलेंज था कि हमको ना चार्जिंग, हाउ मच यू चार्ज, क्योंकि यू हैव टू चार्ज योर वर्थ ना। मेरे वो शेड में ही हम लोग वो 5000 रुपए करके 2-3 इंस्ट्रूमेंट लगा करके
शुरू कर दिया ये लोकेशन लेके आपने? हाँ, मेरे घर में ही। अच्छा, घर में ही? क्योंकि रेंट का लॉस नहीं था, इन्वेस्टमेंट नहीं था ना। हाँ, ये इन्वेस्ट में ही है। तो है। क्योंकि अगर नहीं चला तो भी गवर्नमेंट जॉब है, हाँ, चलेगा तो ठीक है। तो आप तो साइड बाय कर रहे थे गवर्नमेंट जॉब के साथ साथ कर रही थी। तो पहले वाला फुल फ्लेज्ड 24 आवर वेटनरी हॉस्पिटल हमारा ही था, क्योंकि सब लोग साइड बाय बिजनेस कर रहे थे। तो रिटायरमेंट के लिए 2-3 घंटे खोलते थे। नहीं तो गवर्नमेंट भी 24 आवर्स था ही नहीं। आई वाज द फर्स्ट पर्सन टू हैव एन एक्सरे, फंक्शनिंग एक्सरे इन द स्टेट फॉर एनिमल्स। इन द स्टेट? क्योंकि गवर्नमेंट तो फंक्शन नहीं हो रहा था। तो आई वाज द ओनली वुमन who was running a 24-hour hospital, woman veterinarian in India, who was running a 24 hospital. Great. Yeah. सो मैम उस टाइम पे कितनी फीस थी आपकी? ठीक है, आपने एक का तो किस्सा बता दिया कि शिकायत भी हो गई आपको, चार्ज कर दिया। कितना चार्ज करते थे फिर और भी पेशेंट्स के? वही तो, ये पूरा ही 50-100 रुपए के अंदर ही। अगर 50 रुपए से ज्यादा हो गया तो गुस्से वाली बात हो जाती थी। तो ऐसे करके स्लोली मैंने देन, क्योंकि मेरा कंसल्टेशन फीस पहले था 20 रुपीज। तो ऑन दोज डेज तो स्लोली करके 50 रुपीज हुआ, 100 रुपीज हुआ, ऐसे करके। डोंट माइंड मैम, आज कितना है? आज मैं डिपेंडिंग ऑन दैट 750 to 1000 रुपीज चार्ज करती हूँ। ओके, सो ऑन दोज डेज आप डॉक्टर और कैट का करते थे? कोई ऐसा टिपिकल कोई ऐसा टफ सर्जरी आपके लिए कोई रही हो उन दिनों में और अभी तक के पूरे करियर में? एक्चुअली बहुत सारे सर्जरीज हैं जो किया मैंने, स्पाइनल सर्जरीज, कैटरेक्ट सर्जरीज, ऐसे हैं। डॉग्स विच हैव कम, हाँ एक तो था बहुत ही इंटरेस्टिंग, वो रॉटवाइलर, बहुत फेरोशियस डॉग था वो उसने बैटरी खा गया था। क्या खा गया? बैटरी। वो लेड वाले जो लाइट वाली छोटी सी आती है। हाँ, तो 2 बड़ा वाला जो AA, वो मोटा वाला बैटरी होता है ना, AA वाला आई थिंक होता है, वो मोटा वाला रेगुलर जो टॉर्च वाला जो बैटरी होता है ना, वो उसको चबा के खा लिया था। तो उसमें लेड एसिड होता है इसके अंदर। हाँ। तो वो एक्चुअली पेट में गया और वो एसिड बर्न हो गया था पेट से। वो वी हैड टू डू स्टेज्ड बाय सर्जरी। तो उसको पेरिटोनाइटिस के लिए ओपन ही रखना है उसको, बॉडी को, तो अंदर से जो इन्फेक्शन बाहर निकलना है। सो रोज उसको ड्रेसिंग करके आई थिंक इट टुक नियरली 3 months। वो आई हैड केप्ट इट एज इनपेशेंट। That ferocious dog afterwards became my friend. Great. That was very challenging for me. तो मैम अभी तक के आपने अपने पूरे करियर में कितने सर्जरीज की हैं? नंबर ऑफ सर्जरी? I think maybe more than 25,000. I may have done 25,000. 25,000? Yeah. सब एनिमल्स में? हाँ, क्योंकि हम लोग ABC करते थे जब, एक्चुअली क्या है कि आई टोल्ड यू ना कि एनिमल्स, डॉग्स को मार डालते थे। तो हम लोगों ने बहुत मुश्किल से वो वाला जो एक्ट लेके आया कि एनिमल बर्थ कंट्रोल वाला। तो वहाँ पर ये लोगों ने चैलेंज किया कि चलो ठीक है, हम लोग एनिमल्स को नहीं मारेंगे। जब GHMC द टाइम म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ऑफ हैदराबाद, MCH था तब, मगर जो भी हम लोग पकड़ेंगे उसी दिन इसका ऑपरेशन होना चाहिए। नहीं तो अगर वो एक भी डॉग बचा नेक्स्ट डे बिना ऑपरेटेड वाला तो हम लोग उसको मार डालेंगे। तो रोज हमको चैलेंज करते थे, तो 50-60 डॉग लेके आ जाते थे। तो हम लोग एक्चुअली वी ओनली हेल्प्ड अमला एस्टैब्लिश द ब्लू क्रॉस। तब वी हैड ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड अभया। तो अमला हैड ऑलरेडी बिकम, I mean, the same time we were friends, she had come in, she had animals. Yes. So we all got these laws together. So we said we accepted the challenge. So we in road number 2 that time Blue Cross was there, land था नागार्जुना का। तो नाग का लैंड था, तो वहाँ पर we established the shed, free में किया ऑपरेशन, night and day. So morning I used to go 7, I used to be in the government at that time. Plus I had the clinic in the evening. तो morning भी clinic में करती थी। So 7:30 to 8:30, 8 o'clock और so clinic पे कुछ cases देखती थी। 8:30 I used to go to hospital. वहाँ पर 12 to 3 ब्रेक होता था। 3:30 तो 12:30 को लंच खा करके ब्लू क्रॉस आती थी। मैं बंजारा हिल्स में रहती थी। तो ब्लू क्रॉस आती थी 12:30 to 3 o'clock। मैं सर्जरीज करती थी। सर्जरीज? हाँ। एंड जितने
करूँ उतने, क्योंकि सुबह में डॉग्स लेके आते थे। तो देन फिनिश द सर्जरीज। मैं तो उन दिनों में तो फटाफट लाइन बाय लाइन, तो एक सर्जरी के लिए न्यूट्रल स्पे के लिए मैं 3 मिनट्स 5 मिनट्स सीरियसली, हाँ उतना जल्दी कर देते थे। कैसे वर्क किस तरह करते हैं वो सर्जरीज? आई जस्ट वांट टू नो। तो हाँ, एनेस्थीसिया करके यूट्रस एंड ओवरीज को निकालना है, एंड मेल्स को तो कैस्ट्रेशन था। तो एनेस्थीसिया करके तो आई हैड ट्रेन्ड, तो उन दिनों में अनस्ट्रक्चर्ड, वेटनरी स्टिल इज अनस्ट्रक्चर्ड। हमको ऐसा नहीं है कि नर्सेस हैं, असिस्टेंट्स हैं, सारे 10th क्लास पास वालों को। अभी भी जो ड्राइवर है मेरा, ही वाज पार्ट ऑफ द ब्लू क्रॉस टीम। हाँ, तो उसको ना लिंगम करके I had trained him how to catch an animal, how to sedate, anesthetize, clip, huh? What to do? Yes. We had to keep people, na? Of course. And still there is no veterinary nurse training. Now there's only vaccinator training. अभी भी ऐसा नहीं है कि veterinary nurses हैं. Okay. It's not a structured profession yet. We are the people who are training everybody, and then they become these paramedics. That's another story. Yeah. So 3:30 I have to go back. Yeah. 3:30 to 5:30. Again hospital. Hospital. Okay. And 6 o'clock has to come to work to clinic 7:30 तक मैं करती थी जी। Meanwhile my husband used to go to Blue Cross at 3:30 because I had to finish. He used to take up the surgeries. Finish up all of them 5:30 6 o'clock. अगर कुछ बच गया तो मैं फिर से जा करके करती थी। तो every day we used to do between the two of us. Many times, sometimes even 100 dogs. They used to bring same day. So that's why I'm saying कि इतने सारे dogs मैंने किए. We both have done actually, because if we left one dog also unoperated, वो कल they would have killed the dog. कर देंगे of course. हाँ, then और आपको जबकि सबसे ज़्यादा प्यार है animals से. हाँ, तो वो तो हमको बिल्कुल पॉसिबल ही नहीं था. हाँ, तो ये सबसे बड़ा चैलेंज था आपको कि सेम डे उन्होंने बोला था कि अगर आज नहीं किया तो कल हम इसे मार देंगे. हाँ, बस animals who do not have a voting right. Yes, बिल्कुल. वो तो वोट नहीं कास्ट करने वाले हैं ना. Exactly. तो उनका राइट्स क्या है? हाँ. है ना. तो we have to be protecting the rights. Great. So I had to make the standards कि करें तो अच्छा करें, नहीं तो मत करो. Don't do some hodgepodge गंदा चीज. कुछ भी मत करिए. हाँ ना. It is not your place ना. Exactly. उनको पकड़ के why should we create disease for them? उनका वो अच्छे से जिंदगी जी रहा है ना बाहर, हमारा हक क्या होता है उसको? Of course. अच्छा मैम, डॉग्स में और कैट में कितनी तरह की ब्रीड्स होती हैं? बहुत तरह की ब्रीड्स हैं. इनफैक्ट आई डोंट इवन नो द आंसर फॉर दैट, बिकॉज जो लोकल ब्रीड है, इंडिया में ही इतने सारे ब्रीड्स हैं. इंडियन ब्रीड्स बहुत सारे हैं जो ऑफ कोर्स बिकॉज ऑफ ब्रिटिश रूल एंड ऑल ऑफ दोस, हम कभी भी इट वाज देयर कि हमारा जो इंडियन है उसको डिग्रेड किया जाए और फॉरेन वाला अच्छा. दैट वाज द साइकोलॉजी दैट वाज important to us for so many generations. Yes. But Indian breeds ही बहुत सारे हैं, hundreds of breeds are there in cats and dogs. Okay. अब मैं एक बहुत अलग ही ऐसा रेगुलर कन्वर्सेशन पे जाऊंगी क्योंकि बहुत सारे एनिमल्स के बारे में बात करूंगी. बहुत सारे लोग क्या होते हैं, एनिमल्स को पालते हैं, ठीक है, लाइक कैट, डॉग, कि कौन सी ब्रीड उन्हें घर में पालनी चाहिए क्योंकि हर तरीके के होते हैं. मुझे मुरली सर ने बोलता है कि सबके एक अलग अलग बिहेवियर्स रहते हैं उसके अंदर, ठीक है. तो कौन से सेफ हैं जो घर में पाल सकते हैं जिससे कि पड़ोसी को भी दिक्कत ना हो कि भाई कुत्ता लेके जा रहे हो, मत लेके जाओ. बहुत सारे इश्यूज होते हैं. और अभी रिसेंटली तो कुत्ते कितने काटने वाले केसेस सामने आए थे कि अब तो कुत्ते के मुंह पे बांधना शुरू कर दिया है कि भाई प्रोटेक्ट करना अपने को, लिफ्ट में लेकर मत जाइए. बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ चुकी है फाइनली अब. तो मैं ये जानना चाहती हूँ कि अगर कोई इंसान कुत्ता पालना चाहता है, कोई भी आम इंसान, तो क्या क्या प्रिकॉशंस उसे फॉलो करना चाहिए, किस तरीके की ब्रीड पालनी चाहिए स्पेशली घर में, और कितनी साल लाइक उसके पैदा होने के कितने दिन बाद एक कुत्ते को लेना चाहिए? हाँ, तो मैं लास्ट वाला क्वेश्चन से शुरू करूँगी. हाँ. क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. एक्चुअली 8 वीक्स के बाद ही आपको पपी लेना है. क्योंकि वो रूल है AWVI में. तो क्योंकि मदर जो है उसको जो अभी दूध देती है 6 वीक्स तक, एटलीस्ट 5.5 वीक्स तक तो देती है. मगर होता क्या है, क्योंकि ये इंडस्ट्री में 3 हफ्तों में ही मदर से अलग कर देते हैं. 3 हफ्तों में? हाँ. और उसको मिल्क रिप्लेसर पिलाया जाता है क्योंकि डिस्ट्रिक्ट से लेकर के सिटी को आते हैं. वो 1 लीटर ऑफ पपीज को 4 पेट शॉप्स में बांट देते हैं. फिर वहाँ से सेल हो जाता है. बाय द टाइम द पपी कम्स टू योर हाउस, क्यूट सा जो पपी है अबाउट 4 to 5 वीक्स वाला पपी है वो. उसको मदर का प्यार भी नहीं मिला होता है एंड वैक्सीनेशन भी नहीं है. ये मैं बताना चाहूँगी उन पेरेंट्स के लिए जो पपी लेना चाहते हैं कि ये वाले प्रोसेस को ज़रूर सुनिए कि
अगर आप किसी भी डॉग को, किसी भी कैट को या किसी भी एनिमल्स को अगर आप ले रहे हैं तो कितने टाइम बाद लेना है? स्पेशली मैं उनके लिए ये क्वेश्चन पुटअप किया है मैंने मैम से। हाँ, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहीं पे तो प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि सडनली जो अगर आपका उसको वैक्सीनेशन ठीक से क्या नहीं हुआ है, दिया नहीं गया है, या उसका सडन चेंजेस ऑफ फूड चेंज हो गया, तो उसको पारो वायरस हो सकता है। एंड कैट्स में भी FIV, FELV हो सकता है, इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरसेस हो सकते हैं। तो यू हैव टू टेक फ्रॉम स्लाइटली ओल्डर पपी, बेटर टू टेक 3-6 to दांत आप देख लीजिए कि दांत सारे आ गए हैं कि नहीं। एटलीस्ट ज़रा सा बड़ा दिखना चाहिए आपको पपी, लिटिल बिट ओल्डर, 6.5, 8, actually 8 weeks is what is prescribed by the AWBI, Animal Welfare, but बट मैम हमारे लोगों में एक ऐसी मिथ है, लाइक स्पेशली मुझे भी जहाँ तक ये लगता था कि बचपन से ले लो, उसे माँ का लगाव नहीं रहेगा तो बाद में दुख नहीं होगा, मैं अपने पास रखूंगी, मैं बहुत लाड़ प्यार दूंगी उसको, तो मैं चाहती हूँ मुझसे प्यार करे। शायद इसलिए हम लोग उसके, आपने बोला कि 6 वीक बाद लेना चाहिए, इसलिए हम उसे 1 वीक में ही ले लेते हैं कि भाई माँ का प्यार लगा तो छोड़ेगा नहीं। इवन खुद जो फीमेल डॉग रहती है वो भी नहीं छोड़ेगी, इसलिए हम लोग शायद पहले ले लेते हैं। तो ऐसा नहीं है, क्योंकि माँ तो ये सिखाती है ना, माँ ही तो पहले गुरु है। आप तो गुरु से निकालने से उसका बिहेवियर कैसे रहेगा? देखिए उसको, आप अगर एक छोटे बच्चे को, 1 महीने वाले बच्चे को उसके माँ से अलग करने को दिल करेगा क्या किसी को? और वो अगर वो बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा ना, माँ जो जितना प्यार दे सकती है उसके बच्चों को कोई नहीं दे सकता है। वो आप वो माँ को कैसे रिप्लेस करेंगे आप? हम लोग कभी किसी के माँ को रिप्लेस नहीं कर पाएंगे ना, नहीं कर सकते हैं। हाँ, तो ये वो भी एक माँ है, और वो भी किसी जितना ही सीख देना चाहती है ना उसके पपी को, तो वो सीख हम तो नहीं दे पाएंगे ना, तो वो सीख उसको मिलना ही चाहिए, क्योंकि वो उसी को तो वो कामनेस मिलेगा। तो ये बी वेरी केयरफुल व्हेन यू टेक अ पपी, कि क्लियरली आस्क कि क्या है उसका फीड। वो अगर वो बोलेगा दिखाने के लिए कि मैं ऐसा इतना बड़ा ब्रांड का खाना दे रहा हूँ ये वो, मगर उनको पूछिए कि क्या दे रहे हैं। कुछ भी वो जैसे सिर्फ दाल चावल दे रहा है तो ठीक है वही दो आप, क्योंकि उसका सडन पेट जो गट हेल्थ है बहुत इंपॉर्टेंट है सभी के लिए, एंड स्पेशली पपीज के लिए, क्योंकि वो ना तीन प्लेसेस चेंज किए, उसको इम्यूनिटी भी नहीं है। 3 वीक्स में निकाल करके एक जगह और दूसरे जगह पेट शॉप से लेकर के आपके जगह में, तो 3 जगह में बहुत स्ट्रेस होता है ऑलरेडी बॉडी में। उनको सडनली हम लोग इतना प्यार जता देते हैं कि बिस्किट वगैरह ये सब खिला देते हैं, हाँ, पेट अपसेट हो जाता है, फिर अगले दिन तीसरे दिन में पार्वो वायरस हो जाता है। और किसी को ना बहुत मुश्किल है पार्वो वायरस से बचने के लिए। वो तो जो एक्सपीरियंस होता है ना फैमिलीज को एंड वो पपीज को सफर करना, कैसे रिएक्ट करते हैं? उल्टियाँ, ब्लड वॉमिटिंग, ब्लड मोशन, डेथ वाली डिजीज है वो। और वैक्सीन की अगर बात करूँ तो कोई भी वैक्सीन दे रहे हैं अगर, तो उसके जन्म से लेके कितने टाइम तक वैक्सीन ये लग जानी चाहिए? लाइक कितने तरह की वैक्सीन है और कौन कौन सी लग जानी चाहिए? तो आपको ना एक नॉर्मल घर में लाने के लिए, हाँ, तो एक्चुअली ब्रीडर के ही जगह में आपको आफ्टर मदर पेरेंट्स अगर वैक्सीनेशन हो तो उसके जो इम्यूनिटी पपीज को आती है। तो इम्पोर्टेंट है कि आपको पता लगाना है कि पेरेंट्स वैक्सीनेटेड है कि नहीं। तो आपको 3rd वीक to 4th वीक में एक पपी डीपी करके वैक्सीन आता है, हाँ, वो तो पक्का लगना चाहिए। 6 वीक्स में उसके पेरेंट्स को लगा हो या ना लगा हो, हाँ, वो तो पक्का लगाना है, एंड वो भी डॉक्टर स्टैम्प के साथ रहना है, आप चेक कीजिएगा। 4th मंथ तक वैक्सीन लगना है, every 2 weeks. So we have to maintain and go to the doctor and get it done properly. So after 4 week जब बच्चा हो रहा है तो उसके 4 महीने से 4th वीक से लेकर के till 4th month 4 मंथ तक के लिए उसको वैक्सीनेशन कराना चाहिए। ठीक है, आई विश कि ये बहुत इंटरेस्टिंग था हम लोगों के लिए टॉपिक की एनिमल्स के लिए कोई बात नहीं करता है। आज हमने बात करी है, हमारे साथ मैम थी, वेटरनरी डॉक्टर हैं, एनिमल्स को किस तरह टेक केयर करना चाहिए, कौन कौन से लॉज हैं, और मुझे खुद पर्सनली बात करके बहुत सारी चीज़ें समझ में आई हैं। और मैं चाहती हूँ कि आप लोगों को हमारा ये पॉडकास्ट पसंद आना चाहिए, ये पूरी जर्नी समझ में आनी चाहिए। स्पेशली इसमें एक सेक्शन है जो मैं इसकी वीडियो को अलग भी निकलवा दूंगी कि अगर आप किसी भी पेट को लेते हैं तो कितने टाइम बाद लेना चाहिए, कौन सी वैक्सीनेशन करवानी चाहिए उसको। तो ये बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, आपको पता होना चाहिए, क्योंकि आप गली मोहल्ले में भी गाय भैंस और बुल्स वगैरह घूमते हैं, बहुत सारे कुत्ते रहते हैं। ये एक नॉर्मल लाइफ से जुड़ी बातें थी जो भी मैंने मैम से बात की है,
तो आई विश कि आपको पसंद आनी चाहिए। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। थैंक यू।